What is this insurance? इंडिया में इंश्योरेंस किसी को समझ में नहीं आया। सरल भाषा में, जब आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस जो आपने प्रीमियम पे किया है आपको उसका भरपाई मिलेगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, और ये जो मिक्स करके लोग बेच रहे हैं ये बहुत गलत। कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं? मोटर है, हेल्थ है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मरीन है, फायर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आप अपना और अपनी फैमिली का पहला जो गोल होना चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपका चलाना है। आप पे डिपेंडेंट है आपकी फैमिली, टर्म इंश्योरेंस मस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज को बाय नहीं करता हूँ। किसी रीजन से आप अपना प्रीमियम कम करने के चक्कर में आप कुछ चीजें गलत डिक्लेयर कर देते हैं, वहां पर फिर आपको रिजेक्शन होता है। अगर इंडिया में देखें तो ओनली 2% पीपल आर हैविंग टर्म इंश्योरेंस। सेल्समैन भी जाता है, जब वो बोलता है कि सर आपकी डेथ हो जाएगी तो लोग डर जाते हैं। कितने अमाउंट का टर्म प्लान है? तो आपके आगे जो परिवार है उसको भी कंटिन्यू करने के लिए अगर आप चाहते हैं उसी लाइफस्टाइल में रहे तो आपको सम इंश्योरेंस भी उस तरीके से लेना पड़ेगा। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक पार्ट आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस। यह दोनों चीजें ना सिर्फ आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि मुश्किल समय में आपको एक मेंटल पीस भी देती हैं। नए साल की शुरुआत यूजुअली हम एक रिजोल्यूशन से करते हैं, तो क्यों ना इस साल की शुरुआत हम एक ऐसे रिजोल्यूशन से करें जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को बदल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस से आप अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जिनका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपको डेप्थ में समझाएंगे कि आखिर क्यों हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसे जो दो इंश्योरेंस हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और अगर आपको उनको लेना है, उनको सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। आई होप यह एपिसोड आप सबको हेल्प करेगा हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और उस इंश्योरेंस का चयन कैसे करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। वेलकम रवि। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू ललित। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जितना कैजुअल रह सके और बिल्कुल उसी हिसाब से बात कर सकें, और फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स हम जितना डिटेल्स में बात कर सकें उतना ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। ललित, जैसा कि मैं और आप एक ही कॉलेज से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, एमबीए करा है, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैं एक कंपनी में चला गया, इंश्योरेंस कंपनी में, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। कुछ साल इनिशियल ईयर्स मैंने वहां बिताए, फिर मैं दिल्ली आ गया वापस। और मेजरली मैं पिछले मेरे 12 साल, जो भी 10 से 12 साल हैं, वो रूरल इंश्योरेंस में ही गया है। रूरल या माइक्रो इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। तो अभी जो स्पेसिफिकली मैं हैंडल करता हूँ वो क्रॉप इंश्योरेंस एक मेन सेक्टर है जहाँ पर मैं चीज़ें संभाल रहा हूँ। इसके अलावा और भी कैटल है, फिशरीज है, इस तरह के जितने भी फार्मर सेंट्रिक इंश्योरेंस हैं उस तरह के इंश्योरेंस को मैं लीड कर रहा हूँ अभी। बेसिकली जो रूरल सेक्टर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बताओ ये इंश्योरेंस होता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? अगर मैं लेमैन हूँ, मेरे को नहीं पता इंश्योरेंस, लेमैन में समझो कि मैं लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं इंश्योरेंस क्या है। व्हाट इज दिस इंश्योरेंस? देखिए, इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, अगर मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अगर पहला नाम आपके दिमाग में आता है तो क्या आएगा? LIC। LIC, करेक्ट। तो जो LIC है उसने जब अपना स्टार्ट किया या जब पॉलिसीज बेचना लोगों के पास जाना शुरू करा, उन्होंने मेजरली, मैं ऐसा इंश्योरेंस कंपनी को गलत नहीं कहूंगा, बट यहाँ पर जितने उनके एजेंट्स थे हर गांव में, हर शहर में, छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे एजेंट्स उन्होंने हायर करे, और जो इनडायरेक्ट सेलिंग करते थे उनके प्रोडक्ट्स के। वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जो इंश्योरेंस वर्ड था उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट की तरह बेचा। ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है कि इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो किसी को समझ में नहीं आया। इंश्योरेंस, आपने पूछा कि इंश्योरेंस क्या है, मैं आपको बड़े सरल अक्षरों में, या जो हमें सिखाया गया था जब हम अपने कॉलेज से निकल के पहली जॉब कर रहे थे, तो एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है इंश्योरेंस का। मान लीजिए
एक एरिया में, आप जैसे इस एरिया में रहते हैं, वहां पर 100 घर है, ठीक है, हर साल मान लीजिए एक किसी घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो वो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो गई, ठीक है। हाँ। अब उसकी टोटल जो कॉस्ट आई, जो लॉस हुआ, वो डिवाइड हो जाएगा 100 लोगों में। तो अगर 100 लोग वो इंश्योरेंस ले रहे हैं और एक का लॉस हो रहा है, तो प्रीमियम उस हिसाब से हो जाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सरल भाषा में ये है कि जब आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस जो आपने प्रीमियम पे किया है, आपको उसका भरपाई मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने वहां पर आपका प्रीमियम भरा, इक्वल इंस्टॉल, मतलब आप इंस्टॉलमेंट्स कह लीजिए, डिवाइड होकर एक बंदे की जगह आप 100 बंदे ने छोटा 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 पार्ट दिया, किसी एक को हर साल नुकसान होता है, करेक्ट, उस बंदे को उस पूरा अमाउंट जो उसका लॉस है वो मिल गया। तो बहुत सिंपल है इंश्योरेंस। यही प्रॉब्लम रही कि बहुत लोगों ने इसको गलत तरीके से पास्ट में बेचा है, बट इंश्योरेंस हमेशा ही एक ऐसी टूल रही है जहां पर आपका जब नुकसान हुआ है वहां पर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपका वो नुकसान की भरपाई करी है। तो बेसिकली जो आपने बोला कि पहले एजेंट्स थे जो हमारे फादर्स वगैरह के टाइम या Correct. उससे भी पहले, करेक्ट, जहां तक मुझे याद है कि वो एंडोमेंट पॉलिसी को ज्यादा प्रमोट करते थे। हाँ। एनीवे, जो इंश्योरेंस है, किस किस टाइप का इंश्योरेंस है? क्योंकि अगर मैं टाइप की बात करूं, ऐसे तो बहुत इंश्योरेंस है। मतलब अगर बड़े लोग हैं, कुछ फुटबॉल पर्सनालिटीज हैं, वो अपने पैरों का इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ पर्सनालिटी जो अपने आंखों का भी इंश्योरेंस कराती है, कुछ कुछ पर्सनालिटीज। तो अगर मैं इंश्योरेंस को ब्रॉडली आप डिवाइड करना चाहें, तो ब्रॉडली कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, एंड उन ब्रॉड टाइप्स के अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं? देखिए, इंश्योरेंस जो है ब्रॉड 2 तरीके का इंश्योरेंस है। एक आप कहते हो लाइफ इंश्योरेंस, एक होते हैं नॉन लाइफ। लाइफ आपको हो गया जो LIC आप बात कर रहे थे, जो आपकी जीवन की इंश्योरेंस करती है, या आपके मृत्यु के बाद आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा जो भी आप इंश्योरेंस अगर आप देख रहे हैं आसपास, जैसे मोटर है, हेल्थ है, रूरल इंश्योरेंस है, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मरीन है, फायर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये सब आपके नॉन लाइफ में आ जाता है, जिसको हम शायद से जनरल इंश्योरेंस भी बोलते जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। मेजरली अगर आप कॉमन मैन के हिसाब से देखें, जो जनरल पब्लिक को यूज होता है, अगर वो एक इंडिविजुअल है तो उसको मोटर इंश्योरेंस, जब गाड़ी लेता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो एक मोटर ये इंश्योरेंस। तो मैंडेटरी है। मोटर इंश्योरेंस में 2 पार्ट होते हैं। ओके। एक होता है मोटर इंश्योरेंस, सॉरी फर्स्ट पार्टी हो गया जिसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव का, जिसको कई बार फुल इंश्योरेंस के नाम से बोला जाता है। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो ये होता है कि जब आप कोई आपकी वजह से किसी और थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया, उसकी भरपाई हो, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो। जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का पार्ट, जो दूसरा पार्ट है उसका, उसके अंदर जो आप जो कवर होता है वो आपका गाड़ी का डैमेज होता है, जो ओन डैमेज है गाड़ी की, वो उसके अंदर कवर होती है कि आपका गाड़ी का बम्पर टूट गया, आपकी गाड़ी की शीशा टूट गया, आपका फेंडर टूट गया, तो वहां पर वो आपको यूजफुल होता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपका चलान हो जाएगा। बट कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल इंश्योरेंस की तरफ ही जाएं, क्योंकि आपका जो डैमेज है वो भी एक बड़ा डेंट आपके फाइनेंशियल्स पर इफेक्ट कर सकता है। अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो वो कौन कौन से इंश्योरेंस है जो उसको मैंडेटरी तो नहीं बट उसको लेने चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक पार्ट आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे आपको समझाना चाहता हूँ, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पेनिट्रेशन बहुत कम है। जो हमारी नेसेसिटी है जिन इंश्योरेंस की, अनफॉर्चुनेटली वो भी आज लोग नहीं करा रहे। तो आपने जैसा पूछा कि कौन कौन से इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए, इसका आपको आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए एक यंग अभी कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करा है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा होता है कि आपको एक बेसिक इंश्योरेंस, आपको एक मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट और एक लाइफ इंश्योरेंस, एक बेसिक कवर तो एक डिसेंट अमाउंट का मिल जाता है। वहां पर आपको देखने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है। अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो मेरा जो पहला रिकमेंडेशन होता है वो है हेल्थ। देखिए, हेल्थ ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंडिविजुअल, आपके हेल्थ के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, अगर एग्जाम्पल आप
मान लीजिए आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम मान लेता हूं मैं 50,000 रुपए है, ठीक है। आपको या आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स या और कोई डिपेंडेंट हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, वो कोई बीमार हो गए, ठीक है। वहां पर अगर आपका 3-4 लाख रुपए कहीं भी नहीं जाता है, अगर छोटी सी कोई भी चीज हो गई तो अगर 3-4 लाख रुपए लग गए, आप उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको वो बहुत बड़ा हिट करेगा। वहीं पर अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है और आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का प्रीमियम एनुअल पे कर रखे होते, तो आपके लिए वो बर्डन कभी बनता ही नहीं, क्योंकि जितना भी अमाउंट होता मेजरली आपका वो टेकन केयर हो जाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट ये भी है कि आप जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप किसी सस्ते हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट डिले करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक और चीज प्रोवाइड करता है, आप बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपको लगता है कि मेदांता में जाकर ट्रीटमेंट कराना है तो आप करा सकते हैं, आपको लगता है फोर्टिस में कराना है आप करा सकते हैं। तो मेरा जो कभी भी किसी इंडिविजुअल के लिए जो पहला रिकमेंडेशन होता है, अगर आप इंश्योरेंस में जब कभी भी आप कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आप देखिए कि आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं। अच्छा, पर्सनल लेवल पर भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस तो होता नहीं है। अब आप कॉर्पोरेट में तो आपको कुछ अमाउंट का मिल जाता है, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस आ जाता है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ग्रुप पॉलिसी में आपको कवर करके देती है कंपनी। बट यहाँ पर जब आप बिजनेस है, आपके लिए मस्ट है या उन बिजनेसमैन के लिए मस्ट है जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं, कि आप अपना और अपनी फैमिली का पहला जो गोल होना चाहिए वो हेल्थ इंश्योरेंस है। ये आपको ना ही सिक्योर कर रहा है, आपको फाइनेंशियली भी सिक्योर करता है। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो मैं ना एक बात जो आपने बोला ना कि अभी की हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपने एग्जांपल दिया कि फैमिली में कोई अगर मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई इलनेस हो जाती है, एक चीज हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से बिलोंग करने के बीच का जो, और आई वुड से गरीब होने के बीच का जो एक डिफरेंस है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपने जैसे बोला कि उसको खुद पे करना पड़ेगा इलाज, तो खुद पे करना पड़ेगा तो उसमें क्या है, वट एवर द सेविंग्स दे मस्ट बी हैविंग, वो सारी की सारी हो सकता है उस इलाज में उसको देना पड़ जाए, वो मिडिल क्लास से बिल्कुल ना पुअर फैमिली में आ जाए। बिल्कुल। और जो आपने हेल्थ की बात करी जो एक्सपेंसिव है, तो एक्चुअली मैं कहीं रीड कर रहा था, जैसे हमारा इंडिया में जो इन्फ्लेशन है 6 to 8% के बीच में बिल्कुल राइज कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज कह लो या फिर हेल्थ केयर साइड की बात करें तो वो उसका जो इन्फ्लेशन है 14% के आसपास है। बिल्कुल, ये सही आंकड़े हैं। और इसीलिए जब आपने मिडिल क्लास बोला, मिडिल क्लास तो शायद तब भी थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, खुद का प्रीमियम पे कर सकता है, बट उनके बारे में क्या, जो लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर गरीब लोग हैं, उनका क्या? देखिए, आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देख रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और वो सफिशिएंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें भी कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो कई बार वो भी वेरी डिफिकल्टी हो जाती है, एक एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती। इंश्योरेंस अब होता है, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर ये एक गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा होती है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर हेल्थ जो है वो फ्री है एक तरीके से सारे सिटीजन के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस तरीके का नहीं है, बट अभी एक दो स्कीम्स हैं जहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। एक आयुष्मान भारत करके एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर जो ये गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, एंड जो 70 प्लस सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन आपको बोल दीजिए, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, काफी लोग हैं जो इसके अंदर कवर्ड है, और जहां तक मैंने सुना है शायद ये 5 लाख को कुछ सालों में 10 लाख तक बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से कि कहीं तो आपने स्टार्ट करी। जिस तरीके से डेवलप नेशन है, देखिए उस तरीके से आपके पास बजट्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत होती है। तो आप जो मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, क्योंकि वो नहीं जा पाते, ठीक है, आप उनको वो एक आयुष्मान कार्ड है, आप उनको एक कार्ड देते हैं और उसके बाद वो कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब देखिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 2 तरह के क्राइटेरियाज हैं। एक तो है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप होने चाहिए, बीपीएल जो कार्ड्स होते हैं। दूसरा उसके अंदर है, अभी जो रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ था, वो ये है 70 प्लस। 70 प्लस इसलिए दिया गया है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज जो बहुत ज्यादा एज के हो जाते हैं उनके लिए इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं कराती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्लेम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्रोडक्ट्स कम हैं, बहुत राइडर्स आ जाते हैं, और अगर आप बाद में लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं तो शायद आपको मिल सकता है, बट सडनली आप जाकर बोले कि मैं 70 का हूं और आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको नहीं दिया जाएगा।
तो उस चीज को केटर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है जहां पर आपको ये इंश्योरेंस आपको एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख या 10 लाख तक का आपको मिल रहा है। तो इसका मेरे ख्याल से यूटिलाइजेशन सबको उठाना चाहिए। तो अभी जब मेरा जो क्वेश्चन था आपसे कि कौन कौन से इंश्योरेंस हैं जो एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को Correct. लेने चाहिए, तो यू टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा कुछ? देखिए हेल्थ एक सबसे प्राइमरी और सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, अगर मैं हालांकि बहुत ज्यादा उसको इनिशियल लेवल पे प्रमोट नहीं करता हूं, बट लाइफ इंश्योरेंस भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों प्रमोट नहीं करते हैं आप यार? देखिए लाइफ ऐसी चीज है जो पहले हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप आगे सारी चीजें कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो हाँ। कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखो, हेल्थ इज नंबर 1, Health is number one. सेकंड इज लाइफ। सेकंड इज लाइफ। लाइफ भी आप तब ले, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपका कोई उस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लाइफ इंश्योरेंस क्यों लें, ठीक है। बट अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, वहां पर आपका लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि अगर किसी अनफॉर्सीन रीजन की वजह से या कुछ आपका अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो वहां पर आपको आपकी जो फैमिली है वो स्ट्रगल नहीं करेगी, उनको एक अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है, तो 50 लाख का भी इंश्योरेंस करा रखा है, तो वहां पर आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। बट आप अगर इसको कॉन्ट्रेरी में देखें, जहां पर आपके पेरेंट्स के पास भी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, आपके पास भी है, बट आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है, वो सिक्योर्ड है, तो उनको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करें कि आप कभी बीमार हो तो अपना ख्याल रख सकें और आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि अगर आप पे डिपेंडेंट है आपकी फैमिली, तो टर्म इंश्योरेंस जिसको हम बोल देते हैं वो लेना एक मस्ट होना चाहिए, अगर इफ योर फैमिली इज बिल्कुल डिपेंडेंट। टर्म इंश्योरेंस, और आपने शायद एक शुरुआत में मेरे से एक पॉइंट बोला था एंडोमेंट प्लान्स के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअली 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है टर्म प्लान और एक होता है एंडोमेंट प्लान। ओके। एंडोमेंट प्लान बेसिकली आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम है वो हर साल देते रहना है, ठीक है, फिर उसमें आपको ये बताया जाता है कि उसमें आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज को बाय नहीं करता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना। आप ये दोनों ही अलग एस्पेक्ट्स हैं और ये जो मिक्स करके लोग बेच रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो वर्ड में ही लिखा है टर्म, 1 साल की आपने पॉलिसी ली, वो 1 साल जैसी खत्म हुआ वो प्रीमियम आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। रिस्क आपका 1 साल का था, रिस्क 1 साल आपने कवर किया, वो अमाउंट खत्म हो गया, नेक्स्ट आप ईयर पे गए, रिन्यूअल कराया आपने, नेक्स्ट पेमेंट करी और उतने टाइम तक वापस कवर्ड था। जब तक आप लेते रहेंगे तब तक आप सिक्योर रहेंगे, जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया। आप इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दूसरे फॉर्मेट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। हिस्टोरिकली मैं बताऊं 6-6.5% से ज्यादा कभी रिटर्न ये एंडोमेंट प्लान्स ने दिया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टैक्स का भी एंगल आ जाता है। इसके अंदर आपके एक्चुअली इसमें काफी कंफ्यूजन है। आप देखें कि उसमें एक पार्ट आपका इंश्योरेंस की तरफ चला जाता है, एक पार्ट आपका वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है जो वो फिर आपको देते हैं। कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो यूलिप्स भी हैं, ठीक है, बट वो भी मैं कहूंगा कि वो भी आप कभी मिक्स नहीं करें, इंश्योरेंस को सेपरेट ही रहने दें, बेटर है। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है वो आप सेपरेटली चलाएं। आप देखेंगे कि आप दोनों तरीके से ज्यादा अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। आपको टर्म प्लान लेंगे आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड मिल पाएगा और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। तो आपने बताया हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसके अलावा कोई और इंश्योरेंस जो एक मिडिल क्लास को देखिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आता है वो है जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, उनके लिए क्या है। तो उनके लिए भी मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आपके आयुष्मान भारत के थ्रू काफी सारे कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस में मिल रहा है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी हमने जिसके बारे में बात नहीं करी वो है क्रॉप। ओके। जो फसल है वो भी उनके लिए तो उनकी सबसे मेन चीज है और हमारे लिए भी सबसे मेन चीज है। उस नुकसान का आप क्या करेंगे? तो क्रॉप इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से 3rd नंबर पर आता है। तो बेसिकली हमने जो पूछा कि जो है ना कौन कौन से इंश्योरेंस हैं जो एक मिडिल क्लास को लेने चाहिए, टॉक अबाउट मेनली 3 इंश्योरेंस। और 3 में मैं बोलूंगा थर्ड, एक अगर कोई फार्मर है, फार्म लैंड है उसके पास, थर्ड उसके लिए तो सबसे पहला आता है हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल। सेकंड आता है टर्म इंश्योरेंस जिसको हम टर्म प्लान भी बोल देते हैं, एंड थर्ड आता है आपका क्रॉप इंश्योरेंस।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वन बाय वन एक इनको लेके चलते हैं, इन पे थोड़ा डिटेल में बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम किसी बंदे को किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, यूजुअली बहुत सारी कंपनियां ट्रांसपेरेंट है, बट जो कस्टमर है कई बार सही चीजें, जो एजेंट्स हैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार ना आप किसी रीजन से आप अपना प्रीमियम कम करने के चक्कर में आप कुछ चीजें गलत डिक्लेयर कर देते हैं। मेरे ख्याल से वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो आपकी एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं और जो आपका एक्चुअल वेट है, आपको वही बताना चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज नहीं करा, आपको लगा शायद मेरे को इसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा या मेरे को डिक्लाइन हो जाएगा, आपको एजेंट ने बोला जी आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, या आप सेल्फ एनरोल भी कर रहे हैं, तो आपने उसको हाइड करने की कोशिश करी। आप किसी वजह से आप एडमिट होते हैं, आपसे डॉक्टर ने आपकी हिस्ट्री पूछी, आपने बताया कि आप पिछले 4 सालों से बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, बट आपने जब लास्ट ईयर आपने जब इंश्योरेंस कराया तो आपने ये बात बताई नहीं, वहां पर फिर आपको रिजेक्शन हो जाएंगे। तो मेजर जो मेरे को ऐसा लगता है, ये बेसिकली आपने क्लेम रिजेक्शन की बात करी, क्लेम रिजेक्शन की बात करिए, तो जब आप ले रहे हैं पॉलिसी, मेक श्योर कि आप पूरा सच बताएं, जो आपकी एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, जो आपके एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो आप बताएं, और उस हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखें कि आपको कितना कवर चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 3 लाख तो बहुत है, इतने में तो हो ही जाएगा, बट आज जिस तरीके से चल रहा है, आप जब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, फोर्टिस में जाएंगे या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, एक दिन का अगर छोटा सा आईसीयू में चले गए, एडमिट हो गए, 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाते हैं, आप समझिए। सही बात है। तो 3 लाख बहुत कम है। आप चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाएं, आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में चला जाऊं जहां पर शायद मैं इतना सेटिस्फैक्शन ना मिल पाए। तो आपको मैंने बोला ना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बट आप जब ऐसे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपका बिल भी बहुत ज्यादा आएगा। तो मेक श्योर करिए कि आप जो सम इंश्योर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हो और लॉन्ग टर्म विजन को रख कर देखा जाए। देखिए, आजकल कैंसर भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, बहुत ज्यादा हम केसेस सुन रहे हैं। कैंसर ऐसी चीज है जिसमें बहुत पैसा लगता है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कीमोथेरेपी है, टारगेट कीमोथेरेपी है, बहुत सारे टेस्ट हैं, वहां बहुत पैसे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से सम इंश्योर ऐसी चीज है जो आपको ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए। फिर आप जरूर एक चीज देखें कि आपको राइडर्स और क्या क्या चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ उसके अंदर ऐसे, आप मेटर्निटी लीव में जाने वाले हैं, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके की आप चीजें उसमें ध्यान रखें। एक चीज और होती है, कुछ ऐसे पॉलिसीज है जिसमें कैपिंग होती है रूम रेंट पर, तो आप वो सब भी देखें कि आपको क्या चाहिए, क्या आप शेयर करके रहना चाहते हैं या आपको इंडिविजुअल रूम चाहिए, तो ये सब आप जरूर चेक करें। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस में ना 3 राइडर्स हैं जिसपे मैं आपसे थोड़ा कमेंट चाहता हूं, विच आई थिंक मस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक बंदे को लेने चाहिए। नंबर 1 इज वेवर ऑफ प्रीमियम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, कि सब चीजें कॉस्ट पर आती है, उसकी प्रीमियम एड ऑन होगी। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो आप लें, बट बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लें जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छा कवर दे। मैंने कोई पॉलिसी है, सपोज करो हेल्थ पॉलिसी मैंने ले ली, बट मे बी नेक्स्ट डे और आफ्टर 1 वीक मेरे को लगा कि नहीं यार मैंने गलत पॉलिसी ले ली या फिर गलत एड-ऑन्स ले ली। इसमें आपको एक फ्री लुक पीरियड दिया जाता है IRDA की तरफ से, 15 दिन का। अगर आपको लगता है कि आपने पॉलिसी ली है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं, आपका पूरा प्रीमियम आ सकता है वापस। ओके, बट देखिए, इसमें वेटिंग पीरियड भी होता है, आप इसको भी ध्यान से पढ़ें कि आप जब पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको अंडरराइटिंग करते वक्त आपको कुछ ऐसे कंडीशंस दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको प्री कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेस है, तो 2 साल का वेटिंग हो सकता है कि 2 साल के बाद ही अगर उससे रिलेटेड कोई आपका क्लेम आया तो वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो बेसिकली अगर बंदा एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, ही शुड मेक श्योर कि ये चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात करी अभी रूम रेंट की लिमिट की बात, कि एक रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, 5000 10,000 वो लिमिट नहीं है बिल्कुल। और कोई इसके अलावा अगर कोई ऐसी लिमिट है जो, और ऐसे क्लॉज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखने चाहिए ना? आप ऐसा देखिए, आप जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप वो देखिए कि आपको
उनका नेटवर्क कितना अच्छा है वो लिखा होता है। दूसरी जो सबसे बेसिकली हॉस्पिटल्स कौन कौन से अंडर आते हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, और आप ये देखिए कि उनका क्लेम रेशियो कैसा है। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बात करी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई ले रहा है, उसको ऐसा नहीं कि 3 लाख का ले लिया, 4 लाख का ले लिया। आइडियल, अगर आपसे मैं पूछूं कि आइडियल अमाउंट, आइडियल सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? वो डिपेंड करता है आप एक इंडिविजुअल खुद के लिए लेना चाह रहे हैं या फैमिली के लिए लेना चाह रहे हैं। नहीं, अगर मैं बात करता हूं मैं इंडिविजुअली लेना चाहता हूं। देखिए, इंडिविजुअल अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं कहीं पर और आपको 3 लाख या 5 लाख का इंश्योरेंस आपकी कंपनी की तरफ से मिल रहा है, यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट होता है टॉपअप। अच्छा, सो ये क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर ही एक टॉपअप हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख तक का कवर चाहिए तो आप उसमें 10 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। आप उसमें बोलिए कि डिडक्टेबल जो होगा वो 3 लाख रुपए रखें, जो आपके कंपनी से आपको मिल रहा था, तो 3 लाख तक तो आपकी कंपनी वाली पॉलिसी पे कर देगी। उसके ऊपर जो भी कभी क्लेम आया, वो जो दूसरी कंपनी है जिसका आपने टॉपअप लिया है, समझ लीजिए कि आपने इंश्योरेंस एक्स आपके पास ऑलरेडी है कंपनी की तरफ से, ठीक है। आपने एक टॉपअप प्रोडक्ट लिया, ठीक है, टॉपअप आपने 10 लाख या 20 लाख का ले लिया। नहीं, मेरे को एक्चुअली ये समझ में नहीं आया, आप टॉपअप जो कह रही है, जो हमारा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस उसके ऊपर टॉपअप, या फिर एग्जिस्टिंग कोई और हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर भी टॉपअप हो सकता है? किसी और के कॉर्पोरेट के ऊपर भी हो सकता है। आपके पास इनफैक्ट पॉलिसी नहीं भी है तो भी आप टॉपअप ले सकते हैं। आपको लगता है कि 2-3 लाख रुपए आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर अगर कभी कोई आपकी कोई दुविधा हो गई जीवन में, अगर कुछ ऐसे इलनेस आ गई जिसके से आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपको लगता है कि 2 लाख तक का मैंने डिडक्टेबल रखा है और उस टाइम पर अगर कुछ ऐसा 5-7-10 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाए तो वो मेरे लिए मैनेज हो जाए, तो वैसे भी हो सकता है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग भी प्रोडक्ट है जिसमें आप इंश्योर्ड है अपनी कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख का जब डिडक्टेबल डालेंगे तो आपका प्रीमियम एक्चुअली बहुत कम आएगा। रादर देन गोइंग फॉर अ प्रोडक्ट जो 10 लाख का पूरा सम इंश्योर्ड का फ्रेश प्रोडक्ट खरीदे पूरा, तो आपका उसका प्रीमियम मान लीजिए 20,000 रुपए आ रहा है, यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है 4-5 हजार रुपए में आपका शायद टॉपअप नहीं हो जाएगा। तो टॉपअप एक अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जिनके पास कुछ एक बेसिक इंश्योरेंस है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप जब दोबारा कभी 10 लाख का प्रोडक्ट लेने जाते हैं, वहां पर आपका प्रीमियम 20-25 हजार रुपए लगता। टॉपअप में क्योंकि आपने डिडक्टेबल बताया और बताया कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, तो रिस्क जो है कंपनी के लिए कम हो जाता है। तो आपको प्रीमियम कम प्रीमियम में ज्यादा आपको मैं अब थोड़ा समझ में, जो थोड़ा मेरे को आया है वो ये समझ में आया है। चलो, मैंने 10 के ऊपर 10 का टॉपअप ले लिया, मैं हॉस्पिटल में गया, 10 के चलो छोटा अमाउंट ले लेते हैं, 10 तो फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं गया, मेरे पास 2 लाख का एक इंश्योरेंस है, मैंने 2 के ऊपर 3 का टॉपअप ले लिया, ठीक है। 3 का टॉपअप ले लिया, मैं मान के चलता हूँ मैंने 3 का ले लिया, तो सरल भाषा में मैं किसी हॉस्पिटल में गया, वहीं पे मेरा 3.5 लाख रुपए का बिल बन गया, ठीक है। चलो, 2 तो मेरे जो पहली इंश्योरेंस कंपनी से उससे बिल जाएगा उसके पास, वो वहां से निकल जाएंगे। फिर से, क्योंकि बिल तो वही बनेगा 3.5 लाख का, फिर मैं जिससे टॉपअप लिया इस कंपनी से, मैं उसको भी पूरा बिल भेजूंगा। तो जो मैं डिडक्टेबल दिखाऊंगा, जो मैंने बता रखा है कि 2 लाख डिडक्टेबल जी, वो उसके ऊपर का जो खर्चा जो 1.5 लाख बनेगा वो पे करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट में वर्किंग है वो ये डेफिनेटली अवेल करें। और ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ये फैमिली फ्लोटर में भी काम करता है। मतलब अगर आपने पूरी फैमिली के लिए इंश्योरेंस एक ले रखा है 20 लाख का, 25 लाख का, तो वहां पर भी आप इस तरीके से, मान लीजिए आपने 5 लाख का ही एक प्रोडक्ट ले रखा है। शुरुआत में मेरे घर में भी एक 5 लाख की पॉलिसी थी जिसमें सभी कवर्ड थे। तो अभी हमने क्या करा है, उसको एक सुपर टॉपअप लिया है फैमिली फ्लोटर वाला, ठीक है। उसमें 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने रख लिया। तो 5 लाख तो इनिशियली मुझे जहां से मिलना था वहां मिल जाएगा, उसमें डिडक्टेबल मैंने 5 लाख सेट किया है। उसके ऊपर कभी कोई क्लेम आएगा तो वो एक फ्लोटर की तरह मेरे पास बेसिकली बेनिफिट जो होता है उसमें हमारा जो, तो मैं 25 लाख तक पीस ऑफ माइंड में। तो प्रीमियम जो होता है उसका बेनिफिट अपने काफी बेनिफिट मिल जाता है, प्रीमियम कम प्रीमियम में आपको ज्यादा। ठीक है। और इसमें ना हेल्थ इंश्योरेंस में आई गेस एक वेटिंग पीरियड भी होता है। वेटिंग पीरियड होता है, उसका क्या है? मतलब देखिए, वेटिंग पीरियड इसलिए बनाया हुआ है कि आपने आज इंश्योरेंस लिया, अगले दिन आप क्लेम तो नहीं करेंगे, तो वो वहां पर क्या फ्रॉड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप बीमार हो गए, आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो वेटिंग पीरियड का ये पर्पस ये है कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी को भी काम करना है, पैसे भी बनाने हैं और रिस्क भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो आपको 30 दिन का यूजुअली जो पहला अगर कोई डिजीज आता है, तो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग नहीं है तो 30 डेज का मिनिमम जो वेटिंग पीरियड है वो हर हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है
तो वो जो अंडरराइटर होते हैं वो एक बार आपकी हेल्थ कंडीशन देखकर एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं या कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की आपको वेटिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी कोई सर्जरी हो रखी है या आपको बीपी है, शुगर है, कुछ इस तरह की कोई ऐसी डिजीज है, तो वहां पर आपको 2 साल का वेटिंग। तो 2 साल तक अगर आपको उस वजह से अगर कोई बीमारी होती है फर्दर, तो आपको वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई क्लेम नहीं। चलो, ये तो हमने बात करी हेल्थ इंश्योरेंस पे। अब आई वांट टू डिस्कस ऑन टर्म इंश्योरेंस। मैं टर्म इंश्योरेंस के ना कुछ फिगर्स देख रहा था कि अगर इंडिया में देखें तो ओनली 2% पीपल आर हैविंग टर्म इंश्योरेंस। बिल्कुल सही। एंड आई गेस उसमें भी जो ना अपर मिडिल क्लास और आपके जो रिच पीपल्स हैं उनके ज्यादा टर्म इंश्योरेंस होंगे। सबसे पहली बात तो पेनिट्रेशन इतना कम है, वो इतना कम क्यों है टर्म इंश्योरेंस का? देखिए, टर्म इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा, 3-3.5% मिलेगा पेनिट्रेशन मिलेगा, बट वो भी बहुत कम है। अगर आप ये डेवलप नेशंस या वेस्टर्न नेशंस की कंपैरिजन में देखेंगे, मेरे ख्याल से वहां से 15-20% का यूजुअली कुछ ऐसे नेशंस है जहां तो मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड पूरा फ्री हेल्थ केयर मिलता है। बट उन कंट्री में जहां पर लोग खुद खरीद रहे हैं, वहां पर भी देखा गया है कि 20% के आसपास पेनिट्रेशन है। इंडिया में देखिए, एक तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, अभी तक इंश्योरेंस को लोग समझ नहीं पाए। तो इंश्योरेंस की अवेयरनेस आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है। आप जब दुविधा में हैं, जब आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई है, जब आपका कोई नुकसान हो गया, तब इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। ठीक, तो ये तो लोगों ने आज तक समझा नहीं है। हाँ। दूसरा ये है कि सही तरीके से इसके बेनिफिट्स भी अनफॉर्चुनेटली आज तक लोग समझा नहीं पाए। टर्म के तो नहीं समझा पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार 10,000 कितने जितना अगर 10,000 हम देते हैं, मोस्टली 10,000 में 1 करोड़ का टर्म प्लान आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं हाला 10,000 रुपए साल का जा रहे हैं, मतलब बेनिफिट क्या है इसका, क्या मिल रहा है? देखिए, वही है, मैं आपको जैसे पहले बोला, लोगों को हमेशा प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स इसको जोड़ लेते हैं कि 10,000 रुपए तुम्हारे डूब गए, हमको मिला क्या? आज जब हम रूरल इंडिया में स्पेसिफिकली मैं जब जाता हूँ, ठीक है, और वहां पर जब हम कुछ स्कीम्स लेके जाते हैं गवर्नमेंट की, एक तो स्कीम से उनको समझ में आता है कि कुछ तो बेनिफिट है, इंश्योरेंस में उनको लगता है कि कुछ बेनिफिट है, हमको क्या मिलेगा। तो इंश्योरेंस कभी मिलेगा नहीं है। जब आप बीमार हो गए, जब आपके साथ कोई अनहोनी चीज हो गई, जब अनसीन चीजें हो गई, हादसा हो गई, तब आपको वो बेनिफिट देता है, रादर देन कि आपको रिटर्न दे रहे कि आपने 50,000 रुपए का पॉलिसी ली तो आपको उसमें 1-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब सेल्समैन भी जाता है, जब वो बोलता है कि सर आपकी डेथ हो जाए तो लोग डर जाते हैं। देखिए क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बिके वो बड़े क्लोज रिलेशनशिप में जो सेल्समैन थे उन्होंने समझाया, बुझाया और फिर बेचा। खुद से लोग कभी शायद टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए आगे नहीं आए। जो कुछ थोड़े पढ़े लिखे हो गए, एक लेवल पे पहुंच गए, वो डेफिनेटली इस बात को समझते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट में आ जाता है कि हमारे जो डिपेंडेंट हैं उनको सिक्योर करा जाए। बट अदरवाइज अब तो तब भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। आज से 10 साल पहले तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस की भी जीरो अवेयरनेस थी। मेरे घर पे खुद के पास हेल्थ इंश्योरेंस आज से 15 साल पहले तक नहीं था। अगर कोई टर्म प्लान लेने जा रहा है तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? क्लेम रेशियो तो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो लंबे समय से कंपनी है आप उनको सिलेक्ट करें और जो अच्छे प्रीमियम पर भी आपको दे रही है, तो आप दोनों चीजें बैलेंस करें। क्लेम रेशियो भी देखें, कंपनी की हिस्ट्री भी देखें और प्रीमियम भी देखें, क्योंकि टर्म प्लान में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है मेरे से। अगर आप सीधे भाषा में सब पूछेंगे तो बहुत सिंपल है। और बट सम इंश्योर्ड जरूर देखें कि आप किस सम इंश्योर्ड को सिलेक्ट करते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइबिलिटी, आपके डिपेंडेंसी, आपके आगे के फ्यूचर, अगर मान लीजिए आप नहीं रहे तो कितना आपके डिपेंडेंट को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। मेरा ना इसमें ना अब आपसे 2 क्वेश्चन है एक साथ, एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट साइमल्टेनियसली। टर्म प्लान लेने की राइट एज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, कितने अमाउंट का टर्म प्लान लेना चाहिए? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अर्निंग अराउंड 30,000 रुपीज एंड हम अब सैलरी के अगेंस्ट ही बात करते हैं, अगर कोई 30,000 रुपए कमा रहा है या फिर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो कितने अमाउंट का उसको टर्म प्लान लेना चाहिए? देखिए, इसका हालांकि एक फॉर्मूला भी है कैलकुलेट करने का कि आपकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है कि कितने आप अर्निंग के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई गेस 8 या 10 टाइम्स का है फॉर्मूला, एनुअल अर्निंग का 8 टाइम्स है। तो ये बहुत सिंपल है। बट राइट एज जो आपने पूछा वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं। अगर आप मान लीजिए 25 साल के हैं और आपकी फैमिली में ऑलरेडी आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है और टर्म प्लान है, तो आपको जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट उनको जरूरत है, आपको नहीं जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो जो डिपेंडेंट जिसके ऊपर है उसको टर्म प्लान की जरूरत है। आपकी जैसे आप यंग हैं, ठीक है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड है। जब आप मैरिड हो गए
ठीक है, और आपके बच्चे हो गए, आपकी अपनी फैमिली हो गई। अब आपको, अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग नहीं है, आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितने अमाउंट का चाहिए और आपकी लाइफस्टाइल क्या है। मान लीजिए आपका महीने का खर्चा ही 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से सेट हो गई है। तो आपके आगे जो परिवार है उसको भी कंटिन्यू करने के लिए, उस अगर आप चाहते हैं उसी लाइफस्टाइल में रहे, तो आपको सम इंश्योरेंस भी उस तरीके से लेना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन है शायद 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, उस तरह का सम इंश्योरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास हैं और आपकी अर्निंग ही 30-40 हजार रुपए है और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट्स भी हैं अगर वो कम है, तो आपको उस तरीके से सम इंश्योर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत है। तो टर्म प्लान में अगर हम क्लेम की बात करें, जब क्लेम होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता टर्म प्लान है? आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि आप अपनी सारी चीजें प्रॉपर्ली डिक्लेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि आप जब नॉमिनी भरें तो वो सही भरें। नॉमिनी की किसको पैसा जाएगा, इससे क्या होगा, जो आपके क्लेमेंट्स होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसा क्लेम करने में। जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ है, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं, बच्चों को रखना चाहते हैं नॉमिनी, तो नॉमिनी उस हिसाब से काम कर सकता है। तो वहां पर ईजी रहता है, फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होंगी, आपको इजीली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। टर्म प्लान में जब डिसबर्समेंट की बात आती है, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर कुछ हो जाता है और उसके जो नॉमिनी को मिलता है, तो एट द टाइम, क्योंकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जब हम टर्म प्लान लेते हैं, हमको कैसे डिस्पर्स कराना अपना पैसा, लमसम कराना है या फिर मंथली या एनुअली लेना है या फिर कॉम्बो लेना है, ये अपने को तभी करना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेटर है, मतलब लमसम लेना चाहिए या फिर आप? देखिए, लमसम ही होता है, मेजरली लमसम नहीं होता। आप पूरा पैसा ले लें, उसको आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करें और उसको पैसे को ग्रो करें, सो दैट आपके मंथली एक्सपेंसेस भी मीट हो जाए और फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, हमने हेल्थ की बात करी, हमने यहाँ पे टर्म की भी बात करी। अब आपने जैसे रूरल सेक्टर के लिए आपने बताया था कि दे आर टू, मेजरली तो एक ही है, बट दो ऐसे इंश्योरेंस हैं जो यूजुअली, अगर किसी का फार्म लैंड है तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस लेना चाहिए, और दूसरा अगर कोई कैटल वगैरह भी रखता है और आई वुड से डेयरी फार्म है किसी के पास, उसको आपका इनफैक्ट डेयरी फार्म जो खोल के रखता है तो वो अपना कैटल इंश्योरेंस तो वो लेके रखता है। ठीक है, यूजुअली अब फार्मर के साथ ये जो इतना अवेयर नहीं है, अवेयर है भी तो वो नहीं लेता है। क्रॉप इंश्योरेंस का जो, अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूं, वो पेनिट्रेशन अभी इंडिया में कितना है क्रॉप इंश्योरेंस का? मैं अगर सिंपल बताऊं, क्रॉप इंश्योरेंस बहुत पुराना प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, बट पिछले कुछ सालों में काफी लाइमलाइट में आई है और इसको काफी फोकस मिला है गवर्नमेंट की तरफ से भी। क्योंकि देखिए, ये एक ब्रेड एंड बटर वाली चीज है, हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, फार्मर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एज इकोनॉमी भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इकोनॉमी की बैकबोन है। ठीक है, तो फसल जो आपकी फील्ड पर है, जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, वो भी उनके लिए एक लाइफ की तरह ही है, आप अगर उसको समझेंगे, क्योंकि उसमें पूरी मेहनत करता है। ठीक है, उसके बाद शायद वो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने ध्यान रखता है, उसके बाद एंड में जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, अगर उसके बीच में कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप क्रॉप की पेनिट्रेशन अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आज के दिन में, देखिए, इंश्योरेंस अलग अलग मॉडल तरीके से चल रहा है। मेजरली एक स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, वो काफी स्टेट्स में, 25 राज्यों में इस टाइम पर चल रही है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें नहीं भी चल रही है, या इंडिविजुअली अपनी इंश्योरेंस चल रही है। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में आप देखेंगे कि उनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके लॉसेस नहीं होते हैं। बिहार है, उन्होंने अपना कुछ चला रखा है, बंगाल है जिन्होंने अपना कुछ चला रखा है, तेलंगाना ने अभी कुछ ऑप्ट नहीं कर रखा है, बट मेजरली आप देखेंगे ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस है बेसिकली, ये अवेलेबल है काफी सारे स्टेट्स में, मेजर सारे स्टेट्स में अवेलेबल है। और हर साल आप देखोगे 2.5 करोड़ के आसपास फार्मर्स हैं जो एनरोल हो रहे हैं इसमें। अच्छा। कुछ वर्षों में ये बढ़ा है, पहले कम था। पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में इसने एक अच्छा इंक्रीज दिया है। इसमें जो प्रीमियम का रोल है वो कैसे होता है? आई मीन टू से कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है फार्मर्स को, अगर देती है तो कितनी सब्सिडी देती है, एंड क्लेम फार्मर्स कब कब ऑप्ट कर सकता है, एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए, एंड किस वजह से रिजेक्ट हो जाए? देखिए, जो स्पेसिफिकली अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एक ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है जो 2016 में लॉन्च हुई थी। इससे पहले भी स्कीम थी, दूसरे नाम से थी,
थोड़े इसमें अमेंडमेंट्स करे थे जिससे इसको और बेहतर बनाया जा सके, जिससे फार्मर्स ऑप्ट कर पाए। पहले एक नाइस करके स्कीम थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में, फिर 2016 में इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाया गया, जिसमें प्रीमियम को, इनफैक्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसको काफी कम से कम रखा गया फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स के लिए प्रीमियम 2 और 1.5% है। जैसे आप जानते होंगे, 2 फसल के सीजन होते हैं, एक होता है रबी सीजन, एक होता है खरीफ सीजन। तो इसमें डिवाइडेड है 1.5 और 2% का प्रीमियम रेट है जो फार्मर्स को देना है। अच्छा, सिर्फ 1.5 और 2% ही देना है सम इंश्योर्ड का, ठीक है। बाकी जो प्रीमियम है, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने एक एरिया के लिए बिड किया, ठीक है, और रेट आया 10%, ठीक है। तो 10% एक्चुअल रेट हुई, जिसको हम एक्चुअल रेट कहते हैं, और जो फार्मर का शेयर हुआ वो 2% हो गया, ठीक है। बचा वो जो 8% है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट के दे देता है। सपोज करो मैं एक फार्मर हूँ और मेरे को क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड मेरा कोई जानने वाला है एंड उसने मेरे को बोला कि भाई उसने मेरे को क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताया, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई मेरे को क्रॉप इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब वो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और जो भी स्टेप्स हैं, अगर मेरे को क्रॉप इंश्योरेंस लेना है तो वो क्या क्या स्टेप्स हैं कि मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया या फिर और भी कोई अगर तरीके हैं जिससे मैं क्रॉप इंश्योरेंस ले सकता हूं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो फसल बीमा मैंने जैसे बताया कि 2016 में इसको काफी मॉडिफिकेशंस करेंगे, जिससे ये काफी सरल हो जाए, लेना भी सरल हो जाए, प्रीमियम भी कम हो जाए, और जो बाकी प्रोसेस भी है, क्लेम भुगतान का प्रोसेस, सब कुछ ही सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो जाए। तो उसी हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं कि आप एक फार्मर हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे, पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आप एक लोनी फार्मर है जिन्होंने लोन ले रखा है, जो, और दूसरा होता है नॉन लोनी, जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है, ठीक है। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको बहुत सरल है, आप अपने उसी बैंक में जाइए, आप अपने बैंक को बोलिए कि मेरा इंश्योरेंस आप कर दीजिए। ऑलरेडी आपने कागज जो उस वक्त लोन लेते वक्त लिया था, वही आपके कागज लग जाएंगे। आपका प्रीमियम भी आपके केसीसी अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, जो प्रीमियम 2% मैंने आपको शुरुआत में बताया था। रबी और खरीफ के अलग होते हैं, 1.5 और 2%। हाँ, इसमें एक और चीज होती है, अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या एनुअल क्रॉप्स जैसे सेब हो गया, मौसमी हो गया, अनार हो गया, इस तरह के फसल के रेट्स अलग हैं, क्योंकि ये एनुअल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के श्रेणी में आता है। इसमें 5% होता है। जैसे महाराष्ट्र में लोग अनार लगाते हैं, तो उनके अलग प्रीमियम होते हैं। तो आप मान लीजिए आपने कोई एक धान या कुछ भी लगा रखा है, शुगर केन लगा रखा है, जो काफी होता है, तो आपने उसका लोन ले रखा था। आप बैंक जाते हैं, आपने बोला बैंक को, ऑटोमेटिकली आपके सेम लोन अकाउंट से वो 2% प्रीमियम आपका काट लेंगे और आपको एनरोलमेंट हो जाएगा। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका एनरोलमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये एक ऋणी किसान के लिए प्रोसेस है। अगर आपने लोन नहीं ले रखा है और आपको भी पता नहीं है कि क्या करना है, इसके लिए भी बहुत जो प्रोसेस है वो सरल बनाई गई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक, ठीक है, या जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस पर जा सकते हैं, या आपने सुना होगा ये कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, ई सेवा केंद्र होते हैं, जहां पर आधार और इस तरह की सर्विसेज की फैसिलिटी मिलती है। वो हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में आपको आसानी से मिल जाता है। आप वहां जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अगर सक्षम हैं और आपको डिजिटल समझ में आता है कैसे आप पॉलिसीज खरीद सकते हैं, तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी pmfby.gov.in के माध्यम से भी आप जाकर खरीद सकते हैं, या किसी बीमा एजेंट के थ्रू भी, एक एड ऐप है उसके थ्रू भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। बट मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप जैसे सीएसी या बैंक गए, अपने कुछ कागज हैं, आपको अपना लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपने क्या लगाया है जो सोइंग सर्टिफिकेट कहते हैं वो लेके जाना है, आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और एक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक लेके चले जाएं। एक फॉर्म होता है, वो आपको छोटा सा फॉर्म भर देना है, डिजिटली है, वो आपको भर के दे देना है, और उसके बाद आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो जो सीएससी का जो वीएलई होगा, जो डेटा एंट्री कर रहा होगा, या बैंक में जो ऑफिसर होगा, वो आपकी एंट्री कर देगा पोर्टल पर, और आपको एक रसीद दे देगा जिस पर लिखा होगा कि आपने इस फसल की, इस सीजन की बीमा कराई है, और उसकी प्रीमियम जो आपको देनी है वो भी मेंशन होगा, फार्मर शेयर के नाम से होगा, और उसमें ये भी लिखा होगा कि स्टेट ने आपके बिहाफ पर कितना प्रीमियम जमा कराया इंश्योरेंस कंपनी को, और राज्य ने कितना जमा कराया। तो आपको ये सारी डिटेल होगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, और पोर्टल पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि आप बीमा किस स्टेज पर है, एक्सेप्ट कंपनी ने कर ली है, अप्रूवल कर दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड रखी गई हैं,
जो नेशनल पोर्टल है पीएमएफबीवाई का, वो बहुत बड़े लेवल पर डेटा हैंडल करता है आज के दिन में। एप्लीकेशन के टर्म्स में आपको जान के बहुत खुशी होगी, जैसे एक फसल की एक एप्लीकेशन होगी, उस तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है। दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है अगर आप एप्लीकेशन लेवल पर मानते हैं, इससे बड़ी स्कीम दुनिया में आज तक कोई है नहीं। मेरे को आपसे जानना था कि ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है इसके भी कोई पार्ट्स होते हैं क्या? पार्ट से मेरा मतलब है मे बी 3 तरह के पार्ट्स की अगर मैं बात करूं कि मेरी फसल खड़ी हुई है खेत में एंड बिकॉज ऑफ फ्लड और व्हाट्सएवर द रीजन वो वहां पे डैमेज हो गई, नंबर 1। नंबर 2 इज कि किसी भी रीजन की वजह से मे बी ड्रॉट की वजह से या किसी भी वजह से मैं अपने लैंड पे खेती नहीं कर पा रहा हूं। एंड थर्ड इज कि मैंने खेती करी, अच्छा खासी मेरी फसल आई, मैंने फसल काट के रखी हुई है एंड बिकॉज ऑफ मे बी इंसेक्ट या फिर किसी भी वजह से मेरी जो कटाई है, मेरी जो फाइनल ग्रेन आया है मेरे पास या जो भी आया है वो डैमेज हो गया है। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो थोड़ा सा मैं आपको क्रॉप इंश्योरेंस में और थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा। इसमें देखिए, पहला जो इंश्योरेंस का जो रिस्क कवर होता है, देखिए ये एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है। फसल बीमा मोटर इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि आपकी जो बीमा इकाई है, जो इंश्योर्ड यूनिट होती है, जैसे गाड़ी आपने ली, लाइफ ली, तो आपको इंश्योर करा गया, एक इंडिविजुअल एक कार को करा गया। इसमें क्या होता है, एक एरिया बेस्ड अप्रोच पर ये इंश्योरेंस वर्क करता है। आप हर खेत पर जाकर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, देश बहुत बड़ा है, ठीक है, उस तरह की कैपेबिलिटीज अभी शायद अभी हमारे पास नहीं है, और आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल होगा कि हम हर फील्ड पर जाकर एक इंस्पेक्शन कर पाए कि इसमें इतनी लॉस हुई है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, एक ह्यूमन कैपेसिटी की भी बाहर है, मैन पावर कैपेसिटी की भी बाहर है। तो ये हम कैसे करते हैं कि हम एक ग्राम पंचायत मान लीजिए एक बीमा इकाई बन गई, एक इंश्योर्ड यूनिट हो गया, वहां पे जाकर कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक फसल मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं में हम उस ग्राम पंचायत में 4-5 जगह पर अलग अलग रैंडम जगह जाकर एक फसल को काट के, उस इतने एरिया को काट के देखते हैं कि उसमें कितनी प्रोडक्शन हुई है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, ठीक है, उस पर हम फसल कटाई करते हैं और उससे हम देखते हैं कि कितना उसका वजन निकला है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया से। तो उससे हमें वो एक्चुअल यील्ड पता चल जाती है कि इस साल की उस एरिया की एवाई, जो कि एक्चुअल यील्ड कितनी है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उस इलाके की थ्रेशोल्ड यील्ड कितनी थी, मतलब एवरेज यील्ड कितनी थी। अगर एक्चुअल यील्ड उस थ्रेशोल्ड यील्ड से कम है, अच्छा, तो क्लेम ट्रिगर हुआ। मतलब मान लीजिए 5 किलो अगर आपकी थ्रेशोल्ड यील्ड थी और इस साल 2.5 किलो ही हुई है, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, उस एरिया से अगर मल्टीप्लाई करा गया, तो इसका मतलब ये है कि 50% का लॉस है, तो उतना क्लेम ट्रिगर हो जाता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको उस एरिया में किसी वजह से ड्रॉट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, और आपने जो सोइंग करी आप वो ढंग से फिर सो ही नहीं हो पाया, जिसको कहते हैं प्रिवेंटेड सोइंग होगी, जो अपने कुछ उसका भी इस स्कीम में प्रावधान है कि अगर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट थी पूरी तो लगी नहीं, ठीक है, आपने इनिशियल स्टेज में ही हो गया, तो जिसको हम कहते हैं इनपुट कॉस्ट, ठीक है, उस केस में 25% जो सम इंश्योर्ड था उसका आपको पेमेंट उसी वक्त कर दिया जाता है, और उसके बाद ये जो पॉलिसी है वो क्लोज कर दी जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका इसके अंदर प्रोविजन है, मान लीजिए मध्य अवस्था में जब टेन्योर में चल रही है और इंडिविजुअल बेसिस पर कोई क्लेम आता है, मान लीजिए आपने सुना होगा ओलावृष्टि होती है, हेल स्टॉर्म, बहुत इफेक्ट होता है कई बार। तो ओलावृष्टि ना आप कभी भी देखेंगे वो बड़े एरिया में नहीं आता है, एक पैच पर आता है। ऐसे कुछ खेत होते हैं जो इफेक्टेड होते हैं, खेत में भी कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो इफेक्टेड होते हैं। तो उस टाइम पर किसान को 72 घंटों के अंदर अंदर उसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। उस केस में इंडिविजुअल सर्वे होता है उसी किसान का जिसने क्लेम मतलब रजिस्टर करा है, इंटीमेशन दिया है, तो उसका नुकसान का आंकलन लगेगा और उसका भुगतान फिर उसको हो जाएगा। उसके बाद भी जो भी एक्चुअल यील्ड और थ्रेशोल्ड की जो मैंने आपको ज्ञान दी है, उसके आधार पर जो भी क्लेम बनेगा वो भी उसको प्राप्त होगा। जो तीसरा इसमें आपने क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए कि फसल आपकी खड़ी है, आपने काट ली है, सूखने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और बेमौसम वर्षा की वजह से, ठीक है, बारिश आ जाती है और उसका फसल का नुकसान हो जाता है। उसमें भी प्रावधान है, बट फसल कटाई के 14 दिन बाद तक ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आपने फसल काट ली है, सूखने के लिए रखी हुई है, बेमौसम वर्षा हो जाती है और उसी वर्षा की वजह से आपका नुकसान हो जाता है, तो वहां पर भी फार्मर
अगेन 72 घंटों के अंदर हमें बताएगा, हम जाके इंस्पेक्ट करेंगे और उसका भुगतान। सो बेसिकली इसमें अगर मैं, जो भी आपने मेरे को बताया, इसमें अगर मैं बोलूँ, जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स बोले थे उसमें से, जो अगर मेरी क्रॉप कट गई है और उसमें कटने के बाद मेरे गोडाउन में कहीं रखी है, वहां पे क्रॉप बिकॉज ऑफ सम इंसेक्ट और बग की वजह से डैमेज हो गई है, तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं नहीं है। देखिए उसकी कंडीशंस हैं, है? तो उसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट होने के बाद अगर किसी वजह से लॉसेस हो जाते हैं, तो उसमें देखिए जो कीड़े की बात कर रहे हैं और आप इसको कर रहे हैं, ये यूजुअली मध्य अवस्था में ही लग जाती है। हार्वेस्ट होते वक्त आपको पता चल जाता है और अल्टीमेटली जो ईल्ड होती है आपकी, वो कम आने लग जाती है। थैंक यू सो मच रवि, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बात करने के लिए एंड हमें बताने के लिए वो कौन कौन से इंश्योरेंस है जो एक मिडिल क्लास पर्सन को लेने चाहिए टू मे बी हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो गया। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो रूरल एरिया में आपका क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, इन सब के बारे में हमको बताने के लिए। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को अगर हमारा कोई व्यूअर या फिर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखता है तो मे बी उसको थोड़ी सी अवेयरनेस हो इंश्योरेंस से रिलेटेड। एंड अगर उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, मे बी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान नहीं है, तो ही विल ऑप्ट फॉर दैट। सो इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।